प्यारे बच्चों, हम अपने नए सेशन की शुरुआत 2021-22 को हिंदी व्याकरण से ही आरंभ करते हैं और हमारा पहला पाठ, जैसा कि आपको पता ही है, भाषा और व्याकरण है। लेकिन पाठ प्रारंभ करने से पहले हम जो पहला गीत दिया है उसको हम आज गाएंगे और लिखेंगे। तो आज हम शुरुआत जो है प्रथम गीत से ही करेंगे और उसके बाद अपना पहला पाठ भाषा और व्याकरण शुरू करेंगे। तो ये गीत बच्चों को जोश में भर देता है और हम इसे लिख भी देते हैं। तो पहले लिखेंगे और फिर इसको एक बार गाएंगे। आओ बच्चे, आओ बच्चों खेलें खेल। तो ये हमारा गीत है। इसका संबंध हिंदी व्याकरण से तो नहीं है, लेकिन मनोरंजन के लिए और एक अच्छी शुरुआत करने के लिए सही रहेगा। तो ये गीत है 8 पंक्तियों का। मैं पहले लिख देता हूं इसे, फिर हम इसका एक बार गान करेंगे। आओ बच्चों खेलें खेल, आओ बच्चों खेलें खेल। सब मिल एक बनाए रेल, सब मिल एक बनाए रेल, एक बनाए रेल। छुक छुक करती जाती रेल। आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। तो ये 4 पंक्तियां बच्चों इस प्रकार है। आओ बच्चों खेले खेल, सब मिल एक बनाए रेल। छुक छुक करती जाती रेल, आगे बढ़ती जाती रेल। और फिर है, और आगे की 4 पंक्तियों को मैं फिर से लिख देता हूँ। अगर आपके पास इस समय व्याकरण की पाठ्य पुस्तक नहीं होगी तो आप इसे अपने रफ नोटबुक में भी लिख सकते हैं, जब तक आप अपनी नई बुक खरीद नहीं लेते। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं आगे वाले जो है 4 पंक्तियों को लिखता हूं। न यह पीती पानी तेल, न यह पीती, न यह पीती पानी तेल। कलकत्ता पहुंचाती रेल,
इसकी भली सवारी लगती, इसकी भली सवारी लगती, करवाती यह सब में मेल, करवाती यह सब में मेल। तो बच्चों, सबसे पहले इस गीत का पाठ करते हैं और उसके बाद में इसका अर्थ आपको समझा देते हैं। बहुत ही सुंदर गीत है ये, तो आप एक बार इसको ध्यान से गाएंगे और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वे इसको नोट भी कर लेंगे। मात्र 8 लाइन है, 8 पंक्तियां हैं। आप इसे अपने रफ कॉपी में नोट करके लिख सकते हैं जब तक आपके पास व्याकरण की बुक नहीं आ जाती। तो शुरू करते हैं अपना गीत। आओ बच्चों खेले खेल, सब मिलकर बनाए रेल, छुक छुक करती जाती रेल, आगे बढ़ते जाती रेल, न यह पीती पानी तेल, कलकत्ता पहुंचाती रेल, इसकी भली सवारी लगती, करवाती यह सब में मेल। तो जैसा कि चित्र में दिया गया है, जो बच्चे हैं उन्होंने ये रेल आपस में ही मिलके बना लिया है और ये रेल सचमुच किसका मेल करवाती है? सब बच्चों की दोस्ती को और मजबूत करती है। तो ये है हमारी, ये कविता नहीं है, गीत है। तो आप इसका कम से कम 2-3 बार गायन करेंगे और आपको ये याद भी हो जाएगी। मात्र इसमें 8 पंक्तियां हैं। तो फिर से एक बार ध्यान से इस गीत को हम करते हैं। आओ बच्चों खेले खेल, सब मिलकर बनाए एक रेल, छुक छुक करती जाती रेल, आगे बढ़ती जाती रेल, न यह पीती पानी तेल, कलकत्ता पहुंचाती रेल, इसकी भली सवारी लगती, करवाती यह सब में मेल। तो ये था हमारा गीत। तो बच्चों, आज का गृह कार्य है आपको इस गीत को आप याद करेंगे। अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक नहीं है, इसे कम से कम रफ कॉपी पे तो नोट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इस गीत को लिखा है ताकि आप इसे लिख सकें और याद कर सकें। अब हम अपने पहले पाठ पे आ जाते हैं और हमारा पहला पाठ है भाषा और व्याकरण। तो शुरू करते हैं आप अपना पहला पाठ। तो एक तरह से गीत जो था हमें जोश दिलाने के लिए और जो नया सेशन की शुरुआत करने के लिए काफ़ी मदद करेगा। तो शुरुआत करते हैं। अपना पहला पाठ हिंदी व्याकरण का है, भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग परिभाषाएं भी लिखते हैं। तो शुरुआत हम भाषा की परिभाषा से ही करेंगे और फिर आपको इसका अर्थ बताते हैं। तो परिभाषा, भाषा, मन की बात प्रकट करने के साथ, मन की बात प्रकट करने
के साधन को, के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, भाषा के द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, या आम शब्द में जो कहा जाए कि मन की जो है, मन की बात प्रकट करने का एक साधन होता है, एक जरिया होता है। जैसे कि हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो बोल करके भी पहुंचा सकते हैं, और लिख करके भी, जैसे पत्र लिख करके भी अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। और इसके अलावा एक और भाषा होती है सांकेतिक भाषा, बोल करके, लिख करके और संकेतों के द्वारा। जैसे पास बुलाने के लिए हम ऐसे इशारा करते हैं तो आगे वाला व्यक्ति समझ जाता है कि मुझे बुलाया जा रहा है। तो ये भी एक भाषा का रूप होता है, अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाना भाषा कहलाता है। और इसके 3 रूप होते हैं, आपको मैंने बता दिया कि मौखिक, मुंह से बोल करके, लिखित, लिख करके, और तीसरा है सांकेतिक। सांकेतिक भाषा का हम प्रयोग बहुत कम करते हैं। आपने देखा होगा दिन में एक आध बार हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, इशारे से अपनी मन की बात बताना। कभी कभी नहीं के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर, ऐसे नहीं में कह देते हैं हाँ में। तो ये सांकेतिक, इसका काफ़ी कम प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य तौर से अब हम कहेंगे मुख्य रूप से भाषा के 2 ही रूप होते हैं, मौखिक मतलब बोलकर, दूसरा है लिखित। तो यही 2 मुख्य रूप होते हैं भाषा के। और भाषा क्या है? भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। अगर भाषा न होती, अगर आप कल्पना कीजिए कि भाषा ही नहीं होती, तो हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते? तो भाषा मन की बात दूसरों तक पहुंचाने का एक साधन होता है। जैसे आपने देखा है, जैसे आप घर से स्कूल किस साधन से जाते हैं? कुछ बच्चे बस से जाते हैं, कुछ बच्चे पैदल जाते हैं, कुछ साइकिल से जाते हैं। तो एक साधन हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का। तो यहाँ पे हम अपने विचारों को अपने से लेकर दूसरों तक पहुँचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ठीक इसी तरह मेरे ख्याल से आपको भाषा क्या की परिभाषा आपको याद भी हो गई होगी। तो बड़ा आसान है, मन की बात प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। तो हम बोलकर, लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, या प्रकट करना। प्रकट का मतलब बताना, दूसरे को समझाना। ये भाषा की परिभाषा। तो हम इसे याद करेंगे। परिभाषा बहुत ही सरल है, आपने इसे दूसरी कक्षा में भी किया होगा, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, बस समझना है फिर से एक बार। तो परिभाषा याद करना है, मन की बात प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। ये थी हमारी परिभाषा। अब आ जाते हैं भाषा के मुख्य रूप। मैंने आपको बताया था कि भाषा के तो 3 रूप होते हैं, लेकिन मुख्य की बात करें तो मेन 2 ही होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मौखिक, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं बोलकर। मौखिक मतलब मुंह से बोलने, तो बोल करके। दूसरा है लिखित, लिख करके। हम लोग पत्र लिखते हैं, तो लिख करके भी अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है। तो ये थी हमारे भाषा के 2 मुख्य रूप। तो परिभाषा हो गई। अब भाषा के मुख्य रूप।
भाषा के मुख्य रूप। तो जब हम मुख्य की बात कर रहे हैं तो दो ही रूप क्या है, कौन कौन से हैं? भाषा के मुख्य रूप दो होते हैं। पहला है मौखिक, बोलकर, दूसरा है लिखित। लिखकर। तो हम अपने विचार दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, वह भाषा का रूप कहलाएगा। तो पहला है मुख्य। जब हम मुख्य की बात कर रहे हैं तो मुख्य मतलब क्या होता है? जो मेन होता है। मैंने आपको तीन रूप बताए थे, लेकिन मुख्य जब बोलते हैं तो आप किसी भी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे दो ही रूप लिखा जाता है। मौखिक, जिसे बोलकर भी कहा जाता है, और लिखित रूप, जिसे हम लिख करके भी अपने विचार, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो भाषा के मुख्य दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। तीसरा जो मैंने आपको अभी बताया था, सांकेतिक भाषा। इसका प्रयोग इतना कम होता है, 1% से भी कम होता है। अगर हम दिन की बात करें तो इसका जो हम प्रयोग करते हैं 1% से भी कम होता है, इसीलिए उसे मुख्य रूप नहीं माना जाता। जबकि कुछ पुस्तकों में आपको मिलेगा कि सांकेतिक भाषा भी होती है, जो संकेत के द्वारा हम अपने विचार लोगों तक पहुंचाते हैं। बुलाने के लिए हाथ का इशारा करना, मना करने के लिए सर न में झुकाना, न में हिलाना, तो ये सब सांकेतिक भाषा है और ये मुख्य भाषा के रूप में नहीं आती। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा भाषा की परिभाषा और भाषा के दो मुख्य रूप। कौन कौन से दो मुख्य रूप हैं? मौखिक। मौखिक का मतलब होता है बोल करके अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना। भाषा का दूसरा रूप होता है लिखित, लिख करके अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना। तो ये भाषा के दो मुख्य रूप थे। अब हम चलते हैं, अब है भारत में बहुत सी भाषाएं भी बोली जाती हैं। भारत एक बड़ा विशाल देश है, आपको पता ही है, और यहाँ पे एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। और कौन कौन सी भाषाएं हैं? कुछ मुख्य रूप से आपको पता ही है। गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है, बंगाल में बांग्ला या बंगाली भाषा बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया भाषा, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। तो ये हमें कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि केवल पंजाब में पंजाबी ही भाषा बोली जाती है। वहाँ पे भी लोग हिंदी, अंग्रेज़ी या कोई और भाषा भी बोलते होंगे। तो मुख्य रूप से जब हम किसी राज्य का नाम लेते हैं कि पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, तो मुख्य रूप की बात की जा रही है। गुजरात में अगर हम कह रहे हैं कि गुजराती भाषा बोली जाती है, तो मुख्यतः वहाँ के लोग गुजराती भाषा बोलते हैं। तो इसका ये अर्थ कोई ना लगाए कि वहाँ पे गुजरात में गुजराती के अलावा कोई भाषा बोली ही नहीं जाती है। ये बात आप मत समझ लेना, ऐसा नहीं होता है। मुख्य रूप से वहाँ पे गुजराती भाषा बोली जाती है। वैसे वहाँ पे हिंदी, अंग्रेज़ी और जो पंजाब में रहने वाले जो लोग होते होंगे वे पंजाबी भाषा भी बोलते होंगे। तो जब हम बोलते हैं गुजरात की भाषा गुजराती है, तो मुख्य रूप से गुजराती बोली जाती है। जैसे हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। तो क्या केवल हिंदी, यहाँ के लोग केवल हिंदी ही बोलते हैं?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के लोग अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, और पंजाब से संबंध रहने वाले जो लोग होते होंगे यहाँ पंजाबी भी बोला करते होंगे अपने घर में। गुजरात के जो यहाँ क्या, गुजरात और बंगाल के भी बहुत लोग बनारस में रहते हैं, और वे गुजराती और बंगाली भाषा भी बोली जाती है। लेकिन कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में मुख्यतः हिंदी भाषा बोली जाती है। तो ये था हमारा, और ये थी हमारे राज्यों की भाषाएं, और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। तो मुख्य रूप से अगर हिंदी को क्यों राष्ट्रभाषा बनाया गया, तो इसके बारे में भी आपको बताते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। तो इस वाक्य में गुजरात में गुजराती बोली जाती है, बंगाल में बांग्ला, उड़ीसा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल। तो हिंदी को ही भारत का राष्ट्रभाषा क्यों कहा जाता है, कोई कारण इसका बता सकता है? हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा क्यों माना गया? क्योंकि हिंदी जो है एक बहुत बड़े भूभाग पे बोली जाती है। हिंदी बोलने वालों का क्षेत्र बहुत अधिक है। अगर हम शुरुआत करें तो हरियाणा से, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ का भी जो है, अगर उसको भी शामिल कर लिया जाए तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है। और आबादी के अनुसार भी ये काफ़ी घनत्व वाला, बहुत अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। इसीलिए अधिकांश लोग, इसीलिए हिंदी को भारत को का राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला। तो ये कारण था हिंदी को राष्ट्रभाषा रखने का, क्योंकि बहुत से लोग और भारत का बहुत बड़ा भूभाग बोलता है। यहाँ तक कि हम महाराष्ट्र का, अगर मुंबई की बात करें, जो हिंदी फिल्में बनती हैं उसको देखने वाले लगभग भारत के हर प्रांत में आपको मिलेंगे। आप भी अगर किसी दूसरे राज्य से भी संबंध रखते होंगे, आपने हिंदी फिल्म जरूर देखी और हिंदी आपको समझ भी आती है। तो इसीलिए ये कारण था कि बहुत अधिकांश लोग हिंदी समझ लेते हैं, जानते हैं, इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। अब हम चलते हैं व्याकरण। ये किसी भी भाषा का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। व्याकरण जो होता है वो भाषा को शुद्ध रूप में बनाए रखता है। तो व्याकरण का मुख्य काम क्या होता है? व्याकरण वह पुस्तक होती है जो हमें किसी भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। अगर ये व्याकरण नहीं होता तो क्या होता? लोगों को शुद्ध रूप का नहीं पता चलता और भाषाएं बदलती जाती है। तो हर लोग अगर शुद्ध रूप का नहीं पालन करेंगे, शुद्ध व्याकरण का नहीं पालन करेंगे, तो भाषा का रूप बदलता जाएगा और भाषा में एक रूपता, एक समान नहीं रहेगा। तो व्याकरण का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी भाषा को शुद्ध बनाए रखने के लिए। तो आज हम शुरुआत फिर कर रहे हैं इसकी परिभाषा से, व्याकरण की परिभाषा। तो लिखते हैं व्याकरण की परिभाषा। हमारे पाठ में भी आपने देखा है, पाठ का नाम था भाषा और व्याकरण। भाषा के बारे में हम जान गए हैं। अब हम चलते हैं व्याकरण की परिभाषा लेते हैं। तो परिभाषा होगी व्याकरण की, परिभाषा किसकी लिख रहे हैं? व्याकरण।
जो हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाए, उसे व्याकरण कहते हैं। उसे व्याकरण कहते हैं। तो यह है परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा। तो व्याकरण वह शास्त्र है, हम कहेंगे व्याकरण वह शास्त्र या पुस्तक है जो हमें किसी भाषा के सही रूप का ज्ञान कराता है या प्रयोग सिखाता है। तो जो हमें भाषा का सही प्रयोग सिखाए उसे व्याकरण कहते हैं। तो ये थी व्याकरण की परिभाषा। तो व्याकरण क्या करता है, जैसे कि आम भाषा में आपने देखा होगा, बच्चे बोलते हैं मुझको गेंद चाहिए। ये हिंदी के व्याकरण के अनुसार गलत है। मुझको गेंद चाहिए, मुझको पुस्तक चाहिए, मुझको खिलौना चाहिए। तो मुझको व्याकरण की दृष्टि से ये गलत है, मुझे गेंद चाहिए होना चाहिए। मुझको गेंद चाहिए ये गलत है। तो ये किसने हमें बताया? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण ने हमें भाषा का शुद्ध रूप बताया, सिखाया। तो इसका क्या फायदा हुआ कि किसी भी भाषा में एक रूपता बनी रहे। अगर व्याकरण नहीं होता मान लो, तो वो क्या हो जाती है, वो भाषा नहीं कहलाती, वो बोली कहलाती है। ये बोली के बारे में आप चौथी कक्षा में पढ़ेंगे। तो बोली का व्याकरण नहीं होता है और इसमें बोली गई जो इसकी में विविधता आती जाती है और एक बोली दूसरे क्षेत्र की बोली से अलग होती है, क्योंकि व्याकरण द्वारा इसे शुद्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन व्याकरण भाषा की बात अगर हम करते हैं तो इनका हर भाषा का अपना व्याकरण होता है और वह व्याकरण ही हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो ये था हमारा परिभाषा व्याकरण का। तो आप आज हमने क्या क्या किया उसके बारे में जान लेते हैं। तो आज से हम अपना हिंदी व्याकरण पाठ 1 का अध्ययन शुरू करने वाले हैं और उसमें हमने भाषा और व्याकरण की परिभाषाएं आपको बताई। भाषा के मुख्य रूप कौन से होते हैं, व्याकरण का क्या महत्व होता है, भाषा की परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा लिखवाई। तो आपको इन्हें याद करना है। तो हमने अपनी जो नई सेशन की शुरुआत 2021 और 22 की शुरुआत हिंदी व्याकरण से की। शायद आपको अभी कुछ पुस्तक मिलने में कठिनाई हो, जैसे बच्चे मुझे बता रहे थे, लेकिन हमने पढ़ाई शुरू कर दी। आप वीडियो को और ऑनलाइन क्लास को नियमित रूप से अटेंड करें और जो भी परेशानी होगी हम उसे मिल करके सुधार लें। तो आज का गृह कार्य है आपकी परिभाषा लिखना और याद करना, भाषा की और व्याकरण की परिभाषा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप अपना गृह कार्य करिएगा। गृह कार्य में परिभाषा याद करनी है, भाषा की और व्याकरण की। आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे।